हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में आपका साइंस चैप्टर 2 जो चल रहा है, ठीक है, उसका रिमेनिंग पोर्शंस एसिड बेस और सॉल्ट का जो रिमेनिंग पोर्शंस है वो हम देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में एसिड बेस और सॉल्ट की डिफिनीशन एंड प्रॉपर्टी देखी थी, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो रिएक्शंस था कि मेटल ऑक्साइड, ठीक है, बेस, इन सब का रिएक्शन जब एसिड और बेस के साथ आपस में होता है तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज की हेडिंग है what do all acid and base have in common। ठीक है, मीन्स व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। सभी प्रकार के जितने भी एसिड होते हैं या जितने भी बेस होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोला था कि जितने भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉमन की बात की जाएगी कि एसिड में कॉमन की बात की जाएगी तो क्या होगा, H+ आयन हो जाएगा, और बेस में अगर कॉमन की बात करेंगे तो क्या होगा, OH- आयन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, ऑल एसिड हैव H+ आयन इन कॉमन। ठीक है, कॉमन में क्या होता है, जितने भी एसिड होते हैं सब में क्या होता है, H+ आयन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑल बेस की बात कर लेते हैं। ऑल बेस हैव OH- आयन इन कॉमन। ठीक है, ऑल ये एसिड हो गया, ठीक है, और ये बेस हो गया। एसिड में कॉमन की बात करें तो H+ आयन, और बेस में बात करें तो OH- आयन। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। जब भी आपको कॉमन की बात की जाएगी, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो MCQ में पूछ सकता है, अदरवाइज ही आएगा नहीं। बट आपको याद रखना है कि जितने भी बेस होते हैं उसमें OH- आयन, और जितने भी एसिड होते हैं उसमें H+ आयन कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एसिड और बेस इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। इन वाटर सॉल्यूशन ये हेडिंग करना है आपको। अभी आपने क्या देखा कि जितने भी एसिड होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एसिड प्रोड्यूस्ड H+ आयन इन वाटर। ठीक है, जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, ये है H+, मैंने क्या बोला, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये H+ आयन। तो जो ये H+ आयन है इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H3O। ठीक है, H3O+, इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, H+ आयन कैन नॉट exist alone, it exists as H3O+, मीन्स हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, H+ आयन के रूप में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, H+ प्लस H2O के साथ रिएक्ट किया, या इन प्रेजेंस ऑफ H2O H+ आयन को हमने देखा तो क्या मिला हमें, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट HCl, ये क्या है, एक एसिड है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। देखो यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, H3। ऑक्सीजन का ऑक्साइड एक ही है तो O लिख देंगे यहाँ पर प्लस। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर, क्लोरीन। आप क्लोरीन को सेपरेट कर दीजिए, Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखा, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया एसिड जब वाटर सॉल्यूशंस के साथ होता है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे बेस के बारे में। जब बेस है, बेस व्हेन डिजॉल्व विद वाटर,
ठीक है, जब बेस को वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है देन इट गिव्स OH माइनस आयन, जिसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोला जाता है। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लो, किसकी बात हो रही है, बेस की बात हो रही है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, किसकी प्रेजेंसी में, H2O की प्रेजेंसी में वाटर के साथ इसको डिजोल्व किया जा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम यानी कि मेटल, और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, OH माइनस। तो इस तरीके से बेस के साथ जब बेस वाटर में डिजोल्व हुआ तो सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हुआ, अलग हो गया। एक और हम देख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, पोटेशियम अलग हो गया और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हुआ, अलग हो गया। तो कुछ भी आप इसमें देख सकते हो कि एक अगर मैग्नीशियम का हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा Mg, इसमें क्या होगा 2+। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 आयंस लास्ट सेल में होता है, आउटर मोस्ट सेल में होता है, और OH, तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 2OH माइनस। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ गई, जब एसिड रिएक्ट करता है या एसिड वाटर में डिजोल्व होता है तो H+ आयन, और जब बेस डिजोल्व होता है वाटर के साथ तो क्या करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। और एग्जाम्पल के लिए आप इन चीज़ों को रिएक्शन करके दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है, जो बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज क्या बोला जाता है, इन्हें एल्कैली बोला जाता है। ठीक है, एल्कैली, बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज एल्कैली। ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो एल्कैली कहलाते हैं। ठीक है, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप वाटर में एसिड को डालेंगे, डिजोल्व करेंगे, या एसिड में आप वाटर को डिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 मेथड है आपके पास। ठीक है, यहां पर क्या है, ये एसिड है, और यहां पर क्या है, ये वाटर है। आप यहां पर वाटर ऐड करेंगे या आप यहां पर एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा, वाटर, एसिड में वाटर ऐड करना या वाटर में एसिड ऐड करना। तो जो ये एसिड है, जब इसमें आप वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो बर्नर है, ठीक है, जिसमें ये रखा है, ये कंटेनर क्या है, बस्ट भी कर सकता है। ठीक है, और जितना इसमें ये एसिड है, जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, वाटर डालोगे, ये क्या होगा, आपका बाहर भी आ सकता है, स्प्लैश आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखना है, इट कॉजेज स्प्लैश आउट द वाटर एंड इट कॉज, या फिर इट कैन बस्ट, ये बस्ट भी हो सकता है, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। ठीक है, अब ये वाटर है, यहाँ पर एसिड, एसिड को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते जाते हैं, और यही क्या है, एक करेक्ट इसका मेथड होता है। और ये कैसा मेथड माना जाता है, इनकरेक्ट मेथड माना जाता है। अब जब हम वाटर में एसिड को मिला रहे हैं, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, H+ आयन का, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसी को ही क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड एसिड बोला जाता है, जिसमें एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मीन्स H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप ड्रॉ कर लेना, इस पर हम कुछ पॉइंट्स नोट करा देते हैं आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड should be
added to water and not water to acid because the process of dissolving the base or acid in water is highly exothermic। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, while diluting एसिड को डाइल्यूट करते समय इट इज रिकमेंडेड दैट, ये रिकमेंड किया जाता है, द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, एंड नॉट वाटर टू एसिड, ना कि वाटर को एसिड में, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग द बेस और एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो बाहर की तरफ, जैसे हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ रिलीज करता है हीट को, तो ये क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है और इसको लिखकर आप प्रॉपर डायग्राम बना लेंगे, एक ऐसा करके, यहाँ पर एसिड, यहाँ पर वाटर, और इसे क्या बोल देंगे आप, रॉन्ग मेथड है। ठीक है, फिर दूसरा आप बनाएंगे, यहाँ पर वाटर और यहाँ पर एसिड, और ये कैसा मेथड हो गया, सही मेथड हो गया। तो आपको इसको लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं कि कॉज क्या करते हैं ये, अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या कॉज होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो जो कॉज है उसे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं प्रॉपरली। एडिंग वाटर टू एसिड मे कॉज, ठीक है, मे कॉज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब हम एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इट कॉज मिक्सर टू स्प्लैश आउट। ठीक है, टू स्प्लैश आउट, मिक्सर क्या हो सकता है, पूरा का पूरा जो भी घोल है, मिक्सचर है, सोल्यूशन है, वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। दूसरा, इट कैन ब्रेक द ग्लास कंटेनर। ठीक है, क्या, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद H2O, H2O मीन्स वाटर, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद H2O में डिक्रीज द concentration of हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन। तो याद रखना है आपको कि जब एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो हाइड्रोनियम आयन का हो या OH आयन का हो, क्या होता है, डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो हेडिंग करनी है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। किस तरीके से हम चेक करते हैं एसिड और बेस की वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो इसे हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो लिख लो, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है किसका यूज करके हम कर रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये स्ट्रांग है या फिर वीक एसिड है। ठीक है, अब इसी में आपको क्या करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की डिफिनीशन नोट करनी है।
ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसकी डिफिनीशन क्या है तो नोट करिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक टाइप का मिक्सिंग ऑफ इंडिकेटर होता है। तो आप लिखिए इट इज अ मिक्सर ऑफ इंडिकेटर which indicate different color at different concentration of H plus ion in the solutions। ठीक है, in the solution। ठीक है, तो समझ आ गया स्ट्रेंथ किससे चेक की जाती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक की जाती है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है एक तरीके का मिक्सर होता है सेवरल इंडिकेटर का, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है डिफरेंट कलर को एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशंस। ठीक है, जो सॉल्यूशंस है उसमें डिफरेंट H प्लस आयन पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट कलर को इंडिकेट करेगा, वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप इसी में, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल ये क्या है, एक स्केल है, ठीक है, जो कि मेजर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को। तो नोट करिए, अ स्केल फॉर measuring of H plus ion in the solution। ठीक है, पीएच स्केल क्या है, एक स्केल है जो कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूशंस में मेजर करता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये P है, P in pH stands for potenge which mean पावर। ठीक है, which mean पावर। पोटेंस कैसा वर्ड है, तो ये जर्मन वर्ड है, ये भी याद रखना है आपको। देखो होता क्या है, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है बच्चों, ठीक है, तो आप उसमें जितना लिख सकते हो, आपको पॉइंट समझना है, रटना नहीं है। आप इन पॉइंट्स को समझ लो और उसके बाद अपनी ओन लैंग्वेज में आप इसको जितना लिख सकते हो, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे हो जाते हैं और मार्क्स के साथ साथ आपकी नॉलेज भी उतनी ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है जो कि मेजर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन। ठीक है, और P स्टैंड करता है पोटेंज से, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, पीएच स्केल को हम देख लेते हैं। देखो, जब हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी स्केल होगी है। ठीक है, स्केल नॉर्मल स्केल मेजर करते हैं तो ऐसे ही लेंथ ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 7। ये क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल पे 7 ही रहेगा। इधर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 0। राइट साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, 14। ठीक है, समझो आप, जो बीच में 7 है इसे न्यूट्रल माना गया है। किसका होता है ये, वाटर का। वाटर का पीएच मान कितना होगा, पीएच वैल्यू कितनी होती है वाटर की, 7 होती है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अब जैसे जैसे ये 0 की तरफ आ रहा है, क्या होगा, इधर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज। ठीक है, 7 से 0 की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे ये 14 की तरफ बढ़ता जा रहा है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा।
देखो यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एसिडिक नहीं होगा, और ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो 0 से 7 तक का जो माना गया है वैल्यू, पीएच वैल्यू, वो क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन का होता है। ठीक है, तो 0 से 7 तक क्या हो गया, एसिडिक सोल्यूशन हो गया। 7 से 14 तक क्या हो गया, बेसिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन पीएच मतलब यहाँ पर कितना होगा, पीएच ग्रेटर देन 7, एसिडिक सोल्यूशन मीन्स पीएच लेस देन 7, न्यूट्रल सोल्यूशन मीन्स पीएच इज इक्वल टू 7। तो ये याद रखना है पीएच स्केल पर वैल्यू। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लो। इसके बाद हम देखेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले इसी में समझ लेते हैं, जितना ये 7 के करीब होगा उतना ही वीक एसिड होगा, जितना ही ये 0 के करीब आता जाएगा एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। ऐसे ही बेस में जितना ही ये 7 के पास होता है, ठीक है, उतना ही ये क्या होता है, बेसिक आप कह सकते हो कि जो बेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ता जाता है बेस क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक डायग्राम से। और ये आपने नोट कर लिया। ये क्या हो गया, वीक एसिड। वीक एसिड में क्या हो गया आपका, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, यहां पर होगा। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस साइड में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जा रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ का जो एसिड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम बेस का देख लेते हैं। ठीक है, बना लिया। इसी में हम क्या करते हैं, बेस का देख लेते हैं, वीक बेस, वीक एसिड। ठीक है, ये हो गया वीक बेस और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस की बात करते हैं तो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, ये वीक बेस कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बट ये इस साइड इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज किस साइड होगा, ये इस साइड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये वीक बेस होते हैं। बट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब हम एसिड, ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड, लिख लो, ऑन डाइल्यूटिंग इन एसिड, पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पीएच इंक्रीजेस। ठीक, और ऑन डाइल्यूटिंग द बेस, पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच लेवल इंक्रीज होता है, और जब बेस को डाइल्यूट करते हैं तो पीएच लेवल डिक्रीज होता है, जैसा कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट ये चीज़ें आपकी हो गई। तो आपने एसिड और बेस को अच्छे से देख लिया। ठीक है, कैसे मेजर किया जा रहा है, किस स्केल पर मेजर किया जा रहा है, तो इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने क्या देखा अभी, एसिड और बेस को देखा कि किस तरीके से इनको हम मेजर करते हैं, इनकी प्रेजेंसी को, तो इंडिकेटर के थ्रू, जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। बट यहाँ पर हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सर होता है किसका, कुछ इंडिकेटर्स का, जो कि क्या देता है, डिफरेंट कलर देता
है 8 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो ये इंडिकेटर है, ये भी एक तरीके का, इसका एग्जांपल ले लेते हैं pH स्केल को। pH स्केल को एक यूनिवर्सल इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, pH स्केल का जो न्यूट्रल वैल्यू होता है वो 7 होता है, जो वाटर का pH वैल्यू होता है। जैसे ही 7 से हम 14 तक बढ़ते जाएंगे, क्या होगा, जो बेस है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ आते जाएंगे, सोल्यूशन क्या होगा, उसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मोर एसिडिक वो होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर याद रखना, जैसे अगर ब्लड का pH वैल्यू पूछा जाए तो ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है, ब्लड का pH कितना होता है, तो आप क्या बोलते हो, 7.4। इसीलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर मानते हैं। ठीक है, यूरिन का ले लेते हैं, तो यूरिन का कितना होता है, 6। इसीलिए यूरिन में क्या बोला जाता है कि एसिड पाया जाता है। याद रखना, यूरिन में विटामिन C प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो यूरिन कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ की pH वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ये चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो ये एसिड है या बेस है या फिर जो ये pH वैल्यू है, इसका हमारी लाइफ में कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो pH का हमारी लाइफ में यूज तो बहुत जगह है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अगर हम अपने स्टमक की, तो स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ठीक है, तो जब वहाँ पर HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही एसिड हो जाता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम टूथ की बात करते हैं, अपने दांतों की बात करते हैं, तो यहाँ का pH मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स माउथ की pH वैल्यू 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, जो टीथ होता है बहुत ही हार्डेस्ट होता है, इस पर पानी का तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब pH वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो एसिड क्या कर रहा है, एसिड जंग लगा देता है दांतों में, कोरोड कर देता है दांतों को, और टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट ये हो गया हमारी डेली लाइफ पर। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जो प्लांट है, प्लांट पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लांट को सॉइल से न्यूट्रिशंस लेने होते हैं, और जब सॉइल की pH वैल्यू अच्छी नहीं होगी तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, और प्लांट क्या होता है, वहाँ पर ड्राई हो जाता है और प्लांट फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं एसिड रेन की, तो एसिड रेन की pH वैल्यू कितनी होती है, 5.6 होती है। तो वो भी अगर एनिमल्स की स्किन पर पड़ती है या ह्यूमन बीइंग की स्किन पर पड़ती है तो क्या होता है, या फसलों पर पड़ती है तो एसिड रेन क्या होता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है pH वैल्यू का। तो एक एक करके हम इसको अच्छे से जो हम नोट करेंगे वो ये है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। कैसे होते हैं ये, pH सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। क्या क्या, देखो जो हमारी बॉडी होती है किस pH रेंज में वर्क करती है, तो याद रखना है 7 to 7.8। क्योंकि देखो जो हमारा बाइल जूस है उसकी भी pH वैल्यू कितनी होती है, 7.7 होती है। तो इस तरीके से देखोगे मैक्सिमम 7.7 7.8 ही होता है। तो जो बॉडी है नॉर्मल वो 7 से 7.8 तक ये वर्क करती है। तो क्या लिखोगे, our body works within the pH range 7 to 7.8। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव में क्या लिखोगे, आर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज 7 to 7.8। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर is less than 5.6 then it is known as acid rain। ठीक है, एसिड रेन स्किन कैंसर का भी
बनाता है, ठीक है। स्किन पर पड़ने से, इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से स्किन कैंसर भी हो जाता है। और मार्बल्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जो घर है, ठीक है, मार्बल्स के कलर एकदम डाउन हो जाते हैं, तो ये होता है एसिड रेन के इफेक्ट, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। पहला पॉइंट, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी 7 to 7.8 तक के लिए सेंसिटिव होती है, और जो पीएच वैल्यू है रेन का वो 5.6 से कम नहीं होना चाहिए, उससे कम होता है तो वो एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, पीएच ऑफ सॉइल। ये तो प्लांट और एनिमल्स का हो गया। अब हम पीएच ऑफ सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है, पीएच ऑफ सॉइल की बात हो रही है। मिट्टी में, मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो पता है आपको कि जो प्लांट है न्यूट्रिशंस कहाँ से लेता है? सॉइल से ही लेता है। तो नोट करो इसमें पहला पॉइंट, प्लांट्स रिक्वायर a specific pH range for their natural, for their healthy growth, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी ग्रोथ को अच्छा कर सके। तो इसलिए सॉइल की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लगभग पीएच, इसलिए जो सॉइल का पीएच है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें पीएच का क्या रोल है? तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन हमें पढ़ना पड़ता है स्टमक की। तो जो हमारा स्टमक है ये क्या प्रोड्यूस करता है? HCl, ठीक है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है? एक एसिड है। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है, जिसके लिए एंट एसिड देना पड़ता है, बेस देना पड़ता है, ठीक है, या फिर इनो हो गया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वो उससे रिलीफ पाने के लिए एंट एसिड का यूज किया जाता है। तो जो पहला पॉइंट आप लिखोगे इसमें क्या लिखोगे? आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड which help in डाइजेशन, ठीक है। जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है? HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग indigestion the value of the pH value of acid increases, which cause pain and irritation, ठीक है। जब स्टमक में पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होता है? पेन होने लगता है स्टमक में, या फिर इरिटेशन होती है, ठीक है, और इंडाइजेशन हो जाता है, फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट, टू गेट rid of the pain, people use antacid like eno और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं वो, ताकि उन्हें रिलैक्स हो सके। तो ये चीज़ें हो गई पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हम क्या देखेंगे इसमें? पीएच चेंज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच चेंज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है, टूथ डिके। अब मैंने क्या बोला आपको? जो पीएच वैल्यू है माउथ की वो कब होगी? पीएच वैल्यू ऑफ माउथ व्हेन डिक्रीजेज फ्रॉम
5.5, then it corrode our tooth and start tooth decay। ठीक है, टूथ डिके क्या होता है, जब पीएच लेवल माउथ का 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ हमारा कोरोड होने लगता है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते, यूजिंग टूथपेस्ट, और कैसा टूथपेस्ट हो उसमें जिसमें बेस हो। ठीक है, बेस वाला टूथपेस्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टूथ डिके को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है पीएच की, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझिए, डिफेंस ऑफ बाय प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वारफेयर। क्या होता है जब बी स्टिंग है, ठीक है, मान लो जो मधुमक्खी है बी स्टिंग है, जब ये काटती है, ठीक है, तो इसके स्टिंग में क्या होता है, एसिड पाया जाता है, तो पेन होता है यहाँ पर। ठीक है, उस पेन से रिड पाने के लिए, रिलैक्स पाने के लिए क्या करना होता है, वहाँ पर बेस का सोल्यूशन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बेस सोल्यूशंस को वहाँ पर रब करने से रिलैक्स मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट, ये बेस स्टिंग की हो गई। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं प्लांट की। तो एक होता है प्लांट जिसका नाम है नेटल प्लांट। जब इसकी जो पत्ती होती है, लीफ होती है, वो हमसे टच कर जाती है तो क्या होता है, ईचिंग होने लगती है, यानी कि खुजली होती है। ठीक है, और पेन होता है। ठीक है, ईचिंग और पेन होने लगता है। तो इससे रिलैक्स होने के लिए, रिड पाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके जस्ट बगल में ही डॉग प्लांट की लीफ होती है। ठीक है, डॉग प्लांट होता है, इसकी पत्ती का यूज करके उसको रब करके हम क्या करते हैं, इससे रिलैक्स पा सकते हैं। तो जहाँ पर भी नेटल प्लांट होगा वहाँ डॉग प्लांट जरूर होता है। ये क्या करता है, ईचिंग या पेन देता है लगने से, और डॉग प्लांट की लीफ को वहाँ पर रब करने से रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिनकी वजह से जो कि हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पीएच वैल्यू का एक रोल होता है। ठीक है, तो ये सब हो गए एसिड और बेस से रिलेटेड। अभी आपका एक बचा हुआ है कि जो सॉल्ट वगैरह होते हैं, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।